स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपनी खुली आंखों से हमारी नई श्रृंखला की नई पेशकश नज़रिया मेंस का, जिसमें हम न्यूज़पेपर को देखने का नया नज़रिया डेवलप करने के लिए आपके अंदर न्यूज़पेपर की चाह रखते हैं, जो आपके लिए मेंस की राह खोलता है। और यह मेंस की राह खोलने वाली श्रृंखला आपके दिमाग में एक ऐसा माइंड मैप क्रिएट कर देती है कि आप यह बेहतर तरीके से समझ सको कि करंट अफेयर का प्रयोग कैसे करना है। आज के आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह आपके दिमाग में आपके ब्रेन को इतना ट्रेन कर देंगे कि आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर भविष्य में मेंस का प्रश्न आता है मेंस का, तो आप उनमें इन आंकड़ों को डाले बिना नहीं रह पाएंगे। और साथ ही साथ इस विषय से संबंधित जो आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए वह बहुत आसानी से बन जाएगा, जिसमें हम कोशिश करते हैं इस श्रृंखला के माध्यम से कि दैनिक भास्कर हो या इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, द हिंदू और दैनिक जागरण, इनमें जो मेन आर्टिकल्स निकलते हैं लगभग सभी में न्यूज़ एक समान होती है, तो उसको हिंदी माध्यमों के अभ्यर्थियों के लिए एक माले की तरह पिरो करके लाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से आपके सामने उसे पेश कर सकें। इससे पहले कि मैं आज की टॉपिक शुरू करूं, मैं कुछ प्रमुख लोगों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने बेहतर तरीके से मुझे लिख करके सवालों का जवाब भेजा है, जिसमें श्वेता देवी भेज रही हैं एडीआर के बारे में। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। पूनम यादव, आपने भी बहुत अच्छा बताया कि भारत का पहला जो एनजीओ है वो टैगोर के ज्ञानेंद्र टैगोर ने 1917 में स्थापित किया था। बहुत अच्छी बात है ये। फिर सरोज सैनी, आपने भी बेहतर तरीके से नोटा के बारे में लिखा हुआ है और विस्तार से बताया है। थैंक यू भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर विक्की भाई साहब ने भी बहुत अच्छा लिख करके मुझे भेजा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख लोगों ने जो हिंदी में अच्छी तरीके से लिखा है, उसमें अंजलि भाटिया हैं। रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए बाजार में पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फिर परिहार स्टडी, तुम लगातार लिख रहे हो भाई, वित्तीय चुनौतियां वगैरह, बहुत अच्छा। आप सभी से मैं सिफारिश करूंगा कि @परिहार स्टडी के कमेंट्स पिछली वीडियोस के ज़रूर आप पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ लोग हैं जो बेहतर लिख के भेजे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एक नाम है यूज़र ER7XN करके एक आईडी है, उन्होंने भेजा है। फिर गौसिबा हैं @सिंह7027, गैर सरकारी संगठन के बारे में इन्होंने अच्छे से लिखा है, इसे ज़रूर आप पढ़िएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। दिव्या सिंह राजपूत, आप भी अच्छा कर रही हो। मनीष यदुवंशी, आप भी बेहतर लिख रहे हैं। और इकरा अंसारी, आपने भी बेहतर लिखने का प्रयास किया है। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं इस श्रृंखला को, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए आज की पहली टॉपिक शुरू करते हैं हम, जो कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से संबंधित है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज़्यादा मामले घरेलू हिंसा के होते हैं। अब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, इसको सर्वप्रथम पढ़ने से पहले अगर मैं आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनाना चाहूँ, तो आप किस प्रकार का मैप बनाना चाहेंगे? अगर मैं सीधे आपसे पूछूं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, महिला अपराध जो हो रहे हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो याद रखिए कोई भी कारण हो उसमें आप प्रमुख रूप से कुछ पॉइंट को तो डालते ही डालते हैं, जैसे सामाजिक कारण, सोशल, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण, फिर उसके बाद पारिवारिक कारण डालते हैं आप उसमें, फिर उसके बाद राजनीतिक कारण डालते हैं, या फिर इसी में कानूनी कारण डाल दीजिए आप। फिर उसके बाद आप डालते हैं इसमें आप और पॉइंट डालेंगे सही तरीके से कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध, इसकी मौन स्वीकृति भी होती है।
जैसे अक्सर एक चीज आपने सुनी होगी कि जैसे ही किसी महिला का पति उसके ऊपर अत्याचार करता है और कुछ लोग उसकी शिकायत करते हैं उस महिला से कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो वो जवाब देती हैं सहते हुए भारत की नारियां कि क्या हुआ, पति हैं, अगर मारते हैं तो फिर प्यार भी तो करते हैं। ये अपने आप में एक मौन समर्थन देना है अपराध को, क्योंकि अपराध कहीं का भी हो, अगर आप उसे नहीं रोकेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो यही छोटे छोटे अपराध मिल करके एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और इन्हीं सब विषयों पर आज एक गहनता के साथ हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए अगर इसमें से कुछ ऐसे शब्द हों जो हमारी महिला अभ्यर्थी सुन रही हों, उनमें से कुछ शब्द अगर मेरे द्वारा बोले जाएं, दोहराए जाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो मैं बड़ी माफ़ी तलब करना चाहूँगा आपसे स्टार्टिंग में ही। लेकिन अगर हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, पीसीएस की प्रिपरेशन करना है, तो ऐसे में हमें अपराधीकरण को भी समझना ज़रूरी है और अपराध की प्रवृत्ति क्या है इसके बारे में भी अध्ययन करना ज़रूरी है, चाहे उससे जुड़े हुए कठोरतम सत्य भी सामने क्यों ना आ रहे हों। जैसे आर्टिकल में दी गई प्रमुख बातें सबसे पहले हम जानें कि आखिर क्या क्या बात दी गई है। तो दी गई है कि एनसीआरबी, जिसके बारे में हमने आपको काम करने के लिए दिया था कि पता करिए एनसीआरबी क्या होती है, और फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट में इसके बारे में मैंने बताया भी था। इसकी नवीनतम रिपोर्ट आई है 2022 पर, और यह बता रहा है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2021 में लगभग 3.5 लाख था। यानी इसमें लगभग 50 से 60 हजार अपराधों की वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के सिलसिले में अगर बात की जाए तो हर घंटे भारत में 51 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोचिए जरा हमारा भारत का समाज और भारत की पुरुषवादी मानसिकता किस प्रकार से घर करती जा रही है हमारे दिमाग में कि हम अपने घर की महिलाओं के साथ साथ बाहर में महिलाओं के साथ अत्याचार करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि आज भारत में महिलाओं के प्रति यदि अपराध बढ़ रहा है तो इसमें किसी कानून को छोड़िए, समाज को छोड़िए, अगल बगल के लोगों को छोड़िए, प्रवृत्तियां छोड़िए, इसमें परिवार का सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूं अपने नजरिए से। आपका नजरिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने का क्या कारण है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रारंभिक कारण परिवार के द्वारा दी जाने वाली अमूल्यवान शिक्षा है, जिसमें मूल्य नहीं है। याद करिए, मैंने आपको यूपीएससी का एक निबंध बताया था कि बिना नैतिकता के शिक्षा व्यक्ति को चतुर शैतान बनाती है। तो ऐसी शिक्षा जो तुम्हारे पुरुषों को सिर्फ ज्ञानवान बना रही है, उनके अंदर नैतिक मूल्य नहीं डाल रही है कि वो महिलाओं की इज्जत कर सके, उनका सम्मान कर सके, उनका अपमान न करें, उन पर हाथ न उठाएं, उनके प्रति अपराध न करें, तो ऐसी शिक्षा तुम्हें चतुर शैतान बना रही है। पुरुषों, एक नैतिक पुरुष तुम कभी नहीं बन सकते। तुम ज्ञानवान हो सकते हो लेकिन मूल्यवान पुरुष नहीं हो सकते। इतना पॉइंट आप समझ गए मेरा। अब मैं बता रहा हूं कि परिवार कैसे दोषी है। सोचिए, आप सभी महिलाएं, आपके परिवार के माता पिता और भाई ने आपसे हमेशा कहा होगा कि तुमको 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, रात में शाम को 5 बजे से पहले आ जाना है, किसी दोस्त नहीं बनाने हैं, लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, उसकी तरफ नहीं देखना है, तो ऐसे चलना है, तो ऐसे तमाम बातें आपने देखनी होगी। लेकिन क्या यही पुरुष समाज जो आपका भाई, आपके माता पिता हैं, क्या वो आपसे सुनिश्चित करते हैं रक्षाबंधन पर कि हे बहन, मैं तुझे ही क्या, मैं भारत की प्रत्येक नारी को जिससे मेरा विवाह होगा उसे छोड़ करके एक बहन के मानिंद समझूंगा, जैसा समझूंगा, और अगर मुझे किसी को पसंद भी करना है, अप्रोच भी करना है, प्रपोज भी करना है, तो मैं उसे वहीं तक करूंगा जहां तक वो उसका समर्थन करे। अगर वो इनकार कर देती है तो नो मीन्स नो, नो का मतलब नो समझूं। कई बार मैं चैट बॉक्स में देखता हूं कुछ लड़के कमेंट करते हैं, यार खाली हो तो मुझसे पट जाओ। क्या यही है आपका मानक यूपीएससी का? क्या यही नैतिक शिक्षा प्राप्त करने आए हो, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो? तुम जैसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लिख करके रख लो, क्योंकि तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग विक्षिप्त मानसिकता रखते हैं और वो यूपीएससी के प्रश्न का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे।
तो अगर यही परिवार अगर अपने बच्चों से, अपने लड़कों से कहे कि तुम जा तो रहे हो बाहर, लेकिन अगर किसी महिला के प्रति अपराध करके आए, एसिड अटैक किया, बलात्कार किया और कोई भी अवांछनीय घटना की, तो मैं तुमको अपने जायदाद से तो बेदखल करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ तुरंत ले जाके स्वयं एफआईआर दर्ज करके तुमको जेल में भेजूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। तो सोचिए, कोई भी लड़का और कोई भी भारतीय परिवार का बच्चा कभी महिलाओं के प्रति अपराध कर पाएगा? दूसरा पॉइंट है, भारत में आज भी सेक्स के बारे में बात नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्यों महिलाओं के मासिक धर्म पर आज भी चुप्पी है? क्या कारण है कि भारत में से 10 महिलाओं में से लगभग 5 से 6 महिलाएं एनीमिक हैं? क्या कारण है? इसका कारण है मौन चुप्पी। एक साधना, ऐसी साधना जो आपकी अंतरात्मा को मार रही है, ऐसी साधना कोई काम की नहीं है जो आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक विकास को रोक रही हो। तो हे भारत की नारियों, जागो और समझो कि तुम्हारे प्रति अपराध अगर बढ़ रहा है तो तुम्हें ही दुर्गा काली बनना होगा, तुम्हें ही अपने हक के लिए लड़ना होगा। सिलेबस से यह कैसे जुड़ा हुआ है टॉपिक? तो 2016 में एक निबंध आया था। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ करिएगा, लेकिन यह भारतीय समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। 2016 में निबंध के पेपर में एक टॉपिक आया था कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। अब ऐसे में आप बताओ, क्या अगर आज ये निबंध आ जाए या भविष्य में ऐसा ही निबंध आ जाए कि स्त्री पुरुष की समानता ही आर्थिक विकास का मानक होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? आप बताओगे, नकारात्मक पॉइंट में जाओगे कि बिल्कुल सही बात है ऐसा। लेकिन वर्तमान भारत में अगर एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट देखी जाए तो बताता है कि भारत में महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है अपराध की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अगर हम स्त्रियों को सशक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपराधिक प्रवृत्ति वाले पुरुषों के साथ हमें बेहतर कानूनी कार्रवाई करनी होगी ताकि महिला के प्रति अपराध कम हो सके। तब हम जो है विकास को संकटग्रस्त होने से बचा सकते हैं, क्योंकि भारत की आबादी में आधी आबादी महिलाओं का है। बताइए, एक पॉइंट मिल गया कि एक टॉपिक मिल गया कि नहीं मिल गया इस निबंध का। फिर 2017 में निबंध पूछा था, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो आप पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारा देंगे कि देखिए भारत में महिलाएं जो है वित्त मंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, आईएएस आईपीएस बन रही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं को पंचायतों और नगर निगमों में आरक्षण मिला है, महिला सशक्तिकरण तेजी पे है, सेना में महिलाओं को उच्च स्थान दिया जा रहा है, सब चीज ठीक है। लेकिन अगर आपको नकारात्मक पॉइंट देने हुए तो कहां से लाओगे बताओ? यही अखबार, यही न्यूज़पेपर की चाह, यही नवाज सर की क्लास आपके अंदर चाह उत्पन्न करेगी मेंस की राह खोलने के लिए। आप इसमें बताओगे कि बेशक महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण का मामला है वो बढ़ रहा है, लेकिन आज भी महिलाओं के प्रति अपराध घटा नहीं है, बल्कि 2021 के मुकाबले 2022 में 50,000 से ज्यादा मामले बढ़ गए हैं और प्रत्येक घंटे में 51 प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक साबित होती है। फिर उसके बाद 2014 के जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 11 उठा करके देखिएगा। कह रहा है, भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी पितृसत्तात्मक पुरुषवादी सोच। तो आप बताइए, सारे पॉइंट डालोगे कि नहीं डालोगे? तो बिटवीन द लाइन प्रक्रिया क्या है भैया? क्या निकलना चाहिए इस पॉइंट को? तो मैं एक सिविल एस्पिरेंट होता तो सबसे पहले मैं भारत में महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयास करता। भारत में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आधी आबादी है महिलाओं की। भारत में राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो लोकसभा में 13 से 14% महिलाएं हैं, और वहीं सभी विधानसभाओं की कुल सीटों को अगर मिला दिया जाए तो 10 से 12% महिलाओं का हिस्सा होता है। एक भूल सुधार मैं करना चाहता हूं यहाँ पे। पिछले दिनों के वीडियो में एक भूल हो गई थी, जिसमें मैंने तेलंगाना की सीट को 219 बता दिया था। भूलवश इसको 119 कर दीजिएगा। 119 सीटें हैं विधानसभा की तेलंगाना में। 2014 में एक नए राज्य का गठन हुआ था। आर्टिकल 2 और 3 आज पढ़ लीजिएगा। आप सभी के कमेंट लिखिएगा इस वीडियो के नीचे, आर्टिकल 2 और 3 क्या है, और तेलंगाना का गठन आर्टिकल 2 से हुआ है कि आर्टिकल 3 से हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका होमवर्क है, ठीक है। भारत में राजनीतिक स्थिति आप जान लिए। भारत में आर्थिक संबल में अगर बात की जाए तो जितने लोग भारत में काम करते हैं उनमें महिलाएं सिर्फ
37 हैं। यानी मान लो भारत में 100 लोग काम करते हैं तो सिर्फ 37 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। और उनमें काम करने का भी कारण ये है कि उनके बहुत प्रभावित होकर के काम करना पड़ रहा है। जहां महिलाएं आधी आबादी हैं वहीं इनमें 13% की कमी देखी जा रही है। लेकिन इन 37% को ही किस अवस्था में रह करके नौकरी करना पड़ता है, ये तो आप में से अगर कोई लड़की होगी और जॉब कर रही होगी तो वो बता सकती है। किस प्रकार से लोगों की नजरों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से आप समान वेतन नहीं प्राप्त कर पाते हो, किस प्रकार से आते जाते फपकियां हम ही पुरुषों के द्वारा तुम्हें कसी जाती है। हमें माफ करना, हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने घर और घर की महिलाओं की भी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं और बाहर में तुम लड़कियों की भी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें सोचना होगा। अगर प्रत्येक सिविल सोसाइटी, ये यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाले जो 7 लाख 8 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ये अपने आप को सही करें और अपने परिवार को सही करें तो फिर ये 140 करोड़ की आबादी को बहुत जल्दी कवर कर लेगा और भारत में अपराध को रोका जा सकेगा। लेकिन हम तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं आंकड़ों के लिए, हम उसको जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं। अगर मेरी क्लास देख रहे हो पुरुषों, तो आज ही निश्चय करो अपने आप में कि यह पाप नहीं करोगे। अगर लड़की ने एक बार कह दिया नो, तो नो का मतलब नो। अत्याचार पे कभी मत जाना। लेकिन ये बात याद रखना, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे अत्याचार को कौन देखने आएगा? कोई विधायक बचा लेगा, कोई सांसद बचा लेगा, कोई अधिकारी बचा लेगा? तो याद रखना, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। वहीं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो आज भी समाज में पुरुषों की प्रधानता है। चाहे परिवार में फैसला लेना हो या फिर परिवार को चलाने के लिए पुरुष की निर्णायक भूमिका को ही इंगित किया जाता है, महिलाओं की नहीं। राजनीति में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जहां पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में 33% का आरक्षण दिया गया है, वहीं राजनीतिक रूप से सशक्त मानी जाने वाली ये गांव और शहरों के स्तर की जो महिलाएं हैं, उनके पति प्रधान पति कहलाने लगते हैं और वो काम चलाने लगते हैं। अब इसको अगर मुझे करंट से जोड़ना हो तो हाल ही में एक रील जारी हुआ है जिसमें दीपिका आप्टे रोल कर रही हैं। एक एड आ रहा है और उसमें एक आदमी है होटल में, एक मूवी में ये फिल्माया गया है, उसका एड मैं देख रहा था जिसको रील्स में बना कट करके लोगों ने लगाया था इंस्टाग्राम पे। उसमें वो जो वेटर होता है पूछता है, सर कि आपकी बीवी क्या करती है? तो कहता है मेरी बीवी हाउसवाइफ है, नॉर्मल हाउसवाइफ। कहा सर नॉर्मल हाउसवाइफ? सर सुबह से लेके शाम तक आपके और आपके परिवार की बातें सहती है, आपके बच्चों का देखभाल करती है, एक पल रुके बिना लगातार काम करती है, फिर भी घर और परिवार और सास की फपकियां सहती है। उसके बावजूद कभी उसके हाथ रुकते नहीं और एक दिन अगर ये छुट्टी ले ले तो पूरा परिवार का कार्य प्रणाली रुक जाता है। आप इसको एक नॉर्मल हाउसवाइफ मत बोलिए सर। क्या बड़ी बात कही उसने। इसका बेहतर चित्रण की बात की जाए जो प्रधानपति का है तो देखिए यही है नवाज सर के क्लास की विशेषता कि वो करंट की चीजों को कैसे करंट अफेयर से जोड़ देते हैं और ज्यादा तो मजा आ जाता है जो आप लोग लिख रहे हो। हाल ही में चलचित्रण हुआ, फेमस सीरीज आई थी पंचायत, उसमें क्या हो रहा है? प्रधान जी क्या है? प्रधानपति हैं अंजू देवी के, जबकि अंजू देवी प्रधान है और डीएम आती है तो रोकती है कि आप झंडा फहराइए, आप देखिए मामले। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं भैया कि 1 लाख आबादी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर लगभग 66.4% है। यानी 1 लाख महिलाएं अगर हैं, 1 लाख महिलाएं, तो उनमें 66,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है। ऐसे मामले में आरोप पत्र दायर करने की जो संख्या है वो 75% है। यानी 66% महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है, इन 66 का 75% ही जा पा रहा है दर्ज होने अपराध थानों में। महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराध उसके पति या रिश्तेदार द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा कुल मामलों की अगर बात की जाए तो उनमें अपहरण का 19%, 19.2, महिलाओं पर डायरेक्ट हमला 18.7 और बलात्कार के 7.1% रहे हैं।
उत्तर प्रदेश 2022 में सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। उसके बाद है इसमें जो है 65,743 दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ये महाराष्ट्र है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान है। ये महाराष्ट्र है भैया, महाराष्ट्र जो लिखा हुआ है महाराष्ट्र। अब ये सोचो, ये तो वो मामले हैं जो थानों तक पहुंच सके, एनसीआरबी डाटा कलेक्ट कर पाए। कितने परिवारों में बलात्कार की घटना होती है, अपना मामा अपना चाचा कर रहा है और परिवार के लोग, माता पिता लड़की को थाने में जाने नहीं देते हैं कि परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। कितनी लड़कियों को तबाह कर दिया जाता है जला करके, और फिर उनको थानों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उनके परिवारों को बर्बाद किया जा सकता है। क्या बीते वर्षों में एक विधायक का मामला भूला जा सकता है जो उत्तर प्रदेश के ही थे, जिसके पूरे परिवार को उसने नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन फिर भी उसको संरक्षण मिलता रहा राजनीतिक, और बाद में फिर कार्रवाई हुई और अभी वो जेल में। ऐसे बहुत से मामले हैं जो थानों तक नहीं पहुंच पाते, गली गूचों में और परिवार के अंदर दब कर रह जाते। अगर ये अपराध के मामले बढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी एक सकारात्मक पॉइंट है। आपको अरे सर ये क्या बोल दिए, सकारात्मक पॉइंट कैसे हो सकता है, अपराध बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अपराध सकारात्मक पॉइंट है, मैं कह रहा हूं अपराध का दर्ज होना सकारात्मक पॉइंट है कि अधिकतम रूप से महिलाएं अपने हक के लिए थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच रही हैं। तो सर इसके चरण क्या क्या है महिला अपराध के? आज तक ऐसा कंटेंट नहीं देखे होंगे कि चरणबद्ध तरीके से कोई बता दे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किस तरह से एक एक चरण में आगे बढ़ता है। आज नवाज सर से ले लो ये मटेरियल। जिंदगी में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा और कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा होगा, उसको रामबाण मटेरियल मिलने वाला है। इसीलिए कहता हूं, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, बादशाही के गुण सिखा देंगे। नवाज सर की क्लास मत छोड़ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो। कहेगा यार क्या वीडियो दिखा दिए यार, ऐसा मस्त इंसान तो कभी मिला ही नहीं था लाइफ में। महिलाओं के प्रति अपराध का पहला चरण होता है उसकी गर्भ में ही हत्या कर देना। शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, जहां बेटों को आर्थिक संपत्ति के रूप में माना जाता है, वहीं महिलाओं को कहा जाता है यार ये तो दूसरे घर की है, पराये घर की है, दहेज देना पड़ेगा, तो इसकी हत्या कर देते हैं। बच्चा लड़का रहेगा, लौंडा रहेगा तो दहेज मिलेगा। आज भी परिवारों में शादी होती है, अगर कोई आपके बड़े लड़के को ज्यादा मिला है और छोटे लड़के को कम मिल रहा है तो परिवार वाले 50 प्रश्न करने लगते हैं, यार उनको तो इतना मिला था, तुमको नहीं मिल रहा है। मेरी भी तो बेटी होगी ना, मेरे पास अगर संसाधन नहीं होगा तो मैं उसे कैसे दूंगा। तब यही परिवार कहेगा कि तुमको जितना मिला था उससे ज्यादा देना। नहीं, यही परिवार के दादा नानी कहेंगे नहीं बेटा जितना है उतने ही में शादी कर दो। वाह रे इस परिवार और समाज की मानसिकता कि भ्रूण में बेटी है तो उसकी हत्या हो जा रही है क्योंकि उसको दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। दूसरा चरण है स्कूल जाने की उम्र में भी लड़कियों के साथ शोषण। अगर वो बच भी गई, पेट से, गर्भ से बच भी गई, दुनिया में आई, तो स्कूल जाने के वक्त उसको कमतर स्कूल में डाला जाता है और उसके भाई को बेहतर स्कूल में, भाई को बेहतर पोषण दिया जा रहा है, बेहतर न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है, और महिला को कम न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से एनीमिक हो जाती है। तीसरा चरण किशोरावस्था में आता है, जहां जैसे ही वो जवान होती है तो आज वर्तमान डिजिटल युग से भी उसको समस्याएं हैं और साथ ही साथ भारतीय समाज और हम पुरुषों से भी उसको दिक्कतें हैं। दूषित मानसिकता के कारण उसे यौन हिंसा, शोषण, बलात्कार, जबरदस्ती छेड़े जाना, नो का मतलब नो ना समझना हम पुरुषों के द्वारा, ऐसी परेशानियों से महिलाएं जूझते हुए चौथे चरण में पहुंचती है, जब उसका विवाह कराने के लिए उसके पसंद से व्यक्ति के द्वारा उसको विवाह नहीं किया, उसके पसंद के व्यक्ति से उसे विवाह नहीं करने दिया जाता है। अगर वो कर लेती है तो दोनों की हत्या होती है या बेटी को मार दिया जाता है। ये ऑनर किलिंग कहलाता है, जिसमें परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पे कितनी लड़कियों की हत्याएं कर दी गई, कितने लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। आज भी कई सारे ऐसे दृश्य, कोई भी दंगा हो, हिंसा हो, मणिपुर की हिंसा हुई, याद करिए
उसमें क्या पुरुष को नंगा करके घुमाया गया किसी समाज का, किसी जनजाति का? नहीं, दूसरी जनजाति की महिला को निर्वस्त्र करके घुमा रहा है। यह मानसिकता है हम पुरुषवादियों की। क्या इसी को कहोगे कि तुम शिक्षित हो? नहीं हो शिक्षित, नहीं हो शिक्षित। इसके बाद शादी अगर उसकी हो गई तो पति और ससुराल वाले शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से उसे टॉर्चर करते रहते हैं। पांचवा चरण आता है मातृत्व का। जब वो मां बनती है तो उसको गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण प्राप्त नहीं होता है, उससे लगातार काम लिए जाते हैं। कौन सा तुम नहीं हो, अगर तुम पेट से हो, हम भी तो पेट से थे, ये आज की सास और पुरानी सासें लगभग बोलने लगती हैं। ये सारी समस्याएं आप देखते चले आ रहे हैं भारतीय समाज में कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहा है। ये पांचों छठवें चरण को अगर आप समझ लिए तो आज तक आपको ऐसा कंटेंट कभी नहीं मिलेगा महिला अपराध पे, जिसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण आपने पढ़ लिया। पांचवें चरण के रूप में आप मातृत्व की अवस्था को देख रहे हैं, जिसमें कन्या भ्रूण करने के लिए भी महिलाओं को विवश किया जाता है और इस वजह से भी महिला के ऊपर और उसके शरीर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आखिरी स्टेज की बात की जाए तो महिला के प्रति जो शोषण है उसका आखिरी स्टेज छठवां स्टेज है, जिसका कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ उसका जो प्रमोशन है वो प्रमोशन उसकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए। वह योग्य है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ऑफिस में शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और अंतिम अवस्था आती है, सातवीं अवस्था, जिसमें वृद्धावस्था है, जहां एकल परिवार की अवधारणा के कारण, भारतीय पारिवारिक संस्कृति का तेजी से पतन होने के कारण तथा वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण, ये पति पत्नी अकेले रहने की प्रथा के कारण हम अपने घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। यह भी महिलाओं के प्रति एक अपराध है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर बहुओं को या बेटों को अपनी माओं पे अत्याचार और सास पे अत्याचार करते हुए देखा होगा। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए अगर कुछ कानूनी प्रावधानों की बात की जाए तो घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं जैसे 376, 294, 354, 509, इसको जरूर व्यापक रूप से पढ़िएगा। अगर विस्तार से लिखने का मौका मिले मेंस की आंसर राइटिंग में तो लिखिएगा। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के तहत जो वर्तमान में डिजिटल अपराध किए जा रहे हैं महिलाओं के प्रति, उसको ये फोटो देखिए जरा, ये जो तस्वीर लगी है, थोड़ा मेरा मन विक्षिप्त हो गया है, इसलिए इस तस्वीर को देखिए। इस महिला के ऊपर ये पुरुषवादी सोच कैसे हावी हो रहा है। क्या हम कहेंगे, अगर आपसे पूछे भारतीय लोकतंत्र किस ओर, भारतीय महिला सशक्तिकरण सही या मिथक, बिना स्त्री पुरुष के समानता के समृद्धि बेकार है, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया? ऐसे जितने भी निबंध के टॉपिक यूपीएससी ने अब तक पूछ लिया है, क्या उसमें आप महिला अपराध को नहीं जोड़ोगे, जो कि भारत की आधी आबादी है? फिर उसके बाद महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986, पंचायतों और नगर निगमों में 33% आरक्षण के साथ अब लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण देने की बात चल रही है। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, 1986, पॉक्सो अधिनियम 2013, भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम जिसे पीसीपीएनडीटी एक्ट कहते हैं 1994। इसके साथ ही साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में महिलाओं के लिए बेहतर कटाव जारी किया जाता है ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। अंतिम में पुनः मैं एक पुरुष होने के नाते आप सभी जो महिला अभ्यर्थी तैयारी कर रही हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मैं माफी तलब करता हूं कि हम पुरुषों की आंखों के साथ साथ दिमाग भी बहुत ज्यादा अपराधी हो चुके हैं। हम सिर्फ ऐसे हो चुके हैं कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाएं एक वस्तु के समान हो चुकी हैं। अगर इस मानसिकता को दूर करना है तो हमें पारिवारिक स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। हमें परिवार के स्तर पे एक माता पिता के रूप में बन करके हमें अपने बच्चों को इतनी बेहतर शिक्षा देनी होगी कि उसके अंदर नैतिक मूल्य डालने होंगे ताकि वो महिलाओं को बेहतर तरीके से समझ सके।
और फिर यही कहूंगा कि है खिंच रही जहां में फिर द्रौपदी की साड़ी, है खिंच रही जहां में फिर द्रौपदी की साड़ी, कलयुग में है प्रतीक्षा हे कृष्ण फिर तुम्हारी। तो आज का ये टॉपिक यहां पे ओवर होता है, जिसमें अगला पॉइंट जोड़ते हैं हम, भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण क्या है। तो आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या बताएं, तमाम डिस्कशन तो हमने अभी कर ही लिया है, कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। भारत में महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का कुशल क्रियान्वयन नहीं है, पुरुषों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण लैंगिक हिंसा बढ़ रही है, भारतीय समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति दी जाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि वह मारते हैं तो क्या हुआ, पति हैं, प्यार भी तो करते हैं, ये भी क्या है, एक मौन समर्थन है। आप इसको कोड सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं महिला अपराध में। इस चित्र को बनाने वाला कितना विवश हुआ होगा, जो चित्र आपके सामने अभी दिख रहा है कि एक बेल्ट लिए हुए पुरुष का हाथ है और महिला के कपड़े चित विचित हैं और वो उस पर वार करना चाहता है। ये महिला के ऊपर उठाए हुए हाथ नहीं है, ये तुम्हारी मानसिकता का विक्षिप्त प्रमाण है। हम पुरुषों की मानसिकता का विक्षिप्त प्रमाण है कि हम क्या समझ रहे हैं। हमने अपने हाथ से एक पौधे तक का निर्माण नहीं किया, और सृष्टि में सबसे बड़ी सृष्टि को चलाने वाली महिला, औरतें, लड़कियां जिनको ईश्वर ने भेजा है, हम उनके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं। वहीं भारतीय परिवार में महिलाओं की भूमिका सिर्फ विवाह और मातृत्व लाभ तक सीमित कर दिया जाना भी महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ाता है। तो इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तुम्हें अपने आंचल को एक परचम की तरह लहराना होगा, तुम्हें अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना होगा, और सभी पुरुषों को नकारते हुए बनो आईएएस पीसीएस और दिखा दो इस समाज को जो तुम्हें कहता था कि तुम कुछ ना कर पाओगी। तुम इस भारत को चलाने की प्रमुख देवता बन जाओ और भारत की उद्धारक बन जाओ। अगला टॉपिक है हमारा, भारत संयुक्त समुद्री बल की लेगा पूर्ण सदस्यता। भारत संयुक्त समुद्री बल जो गठित की गई थी 2001 में, उसकी सदस्यता लेने की बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। यह बात हुई है इंडिया यूएस 2+2 वार्ता में। तो भैया इस टॉपिक से क्या क्या हमें समझना है, उससे पहले हम समझ लें कि आखिर आर्टिकल में दी गई प्रमुख बातें क्या क्या हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुई 5वीं 2+2 वार्ता में इस पर महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा का मुद्दा भारत अमेरिका के द्विपक्षीय है, ये द्विपक्षीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और विभिन्न उभरती हुई भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद हमें महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब यहीं पे बताइए भू राजनीतिक चुनौतियां क्या हैं। भू राजनीतिक चुनौती हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रतिनिधित्व, जिबूती पर अपना नौसेना अभ्यास करना, जिबूती पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाना, सेशेल्स में अपने नौसैनिक अड्डे बनाना, चाबहार बंदरगाह पे ईरान के साथ मिलकर निर्माण करना, ग्वादर बंदरगाह पर निर्माण करना पाकिस्तान के साथ मिलकर, म्यांमार के सीतवे बंदरगाह पर निर्माण करना, फिर चिटगांव बंदरगाह जो है आपका बांग्लादेश का, वहां पे चीन का प्रतिनिधित्व, कोलंबो श्रीलंका के बंदरगाह पे चीन और हब्बन टोटा को 99 साल के लिए लीज पर लेना, मालदीव में नए सत्ता का गठन जिसमें मोहम्मद मुइज्जू चीन के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में यह काफी भू राजनीतिक चुनौतियां हैं भारत के लिए, जिस पर यूपीएससी ने मोतियों की माला की अवधारणा पूछा था कि मोतियों की माला की अवधारणा क्या है और इससे भारत को किस प्रकार खतरा है। भारत और अमेरिका की समुद्री सुरक्षा मजबूत हो, इसके लिए भारत जल्द ही संयुक्त समुद्री बल का क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। तो सिलेबस से ये कैसे जुड़ा है भैया टॉपिक, काहे पढ़े हम, तो नवाज सर बताएंगे काहे पढ़ो। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में 2021 में प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था
कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। अब ऐसे में जब आप इन खतरों को बताएंगे अमेरिका के हिसाब से, तो फिर आप अमेरिका के द्वारा गठित किया गया संयुक्त समुद्री बल के बारे में नहीं बताएंगे कि उसने इसीलिए किया इसका गठन। क्वाड संगठन के बारे में नहीं बताएंगे, न्यू क्वाड नहीं बताएंगे। 2020 के यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भी जीएस पेपर 2 में प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारत रूस समझौते की तुलना में भारत अमेरिकी रक्षा समझौते की का क्या महत्व है तथा हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो आप बताओ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के स्थायित्व के तौर पर अगर भारत संयुक्त समुद्री बल में जुड़ना चाह रहा है तो यह भारतीय अमेरिकी रक्षा को महत्व नहीं देता है। एक पॉइंट नहीं डालोगे इसमें। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 2015 के निबंध पेपर में एक टॉपिक आया था जो कि यहां पे मिट गया है। मैं 2 मिनट बस बता रहा हूं आपको, मेरे पास है कंटेंट कि क्या पूछा था। दो 2015 के निबंध पेपर में एक टॉपिक आया था कि वे सपने जो भारत को सोने ना दे। अब बताओ, जहां भारत की समुद्री सीमाओं के किनारे चीन अपना तेजी से स्थायित्व बढ़ा रहा है, अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जहां भारत का 95% जो व्यापार है समुद्री सीमा पर होता है, समुद्र से होता है, ऐसे में अभी हाल ही में लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा जहाज को हाईजैक कर लिया गया। तो यह घटना भारत के लिए भी तो चिंतनीय होगी क्योंकि वो जहाज भारत आ रहा था। ऐसे में समुद्री सीमाओं का बेहतर तरीके से सुरक्षा हो सके और वाणिज्य और व्यापार बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल सके, क्या यह भारत का सपना नहीं होना चाहिए? ये वो सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे सकते, जो भारत को विश्व गुरु बनना है। तो ऐसे में हमें इन सपनों को अपने सामने रखना होगा और यह सपने हमें जब तक साकार ना कर लें हमें सोने नहीं देना चाहिए। बताइए ये पॉइंट इस निबंध में जुड़ता कि नहीं जुड़ता? अगर आ जाता तो। बिटवीन द लाइन का प्रोसेस क्या है भैया? आखिर क्या है बिटवीन द लाइन? इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि आखिर संयुक्त समुद्री अभ्यास, माफ कीजिएगा, संयुक्त समुद्री बल क्या है। तो संयुक्त समुद्री बल जो है एक ऐसी संयुक्त साझेदारी है, ये बल लिखा हुआ है, जिसका मकसद 3.2 मिलियन वर्ग क्षेत्र में फैले हुए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध गैर राज्य का मुकाबला करके इस क्षेत्र में नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखना। अब यहीं पे पॉइंट आ गया नवाज सर, गैर राज्य अभिकर्ता क्या होते हैं? ये गैर राज्य एक्टर क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो गैर राज्य अभिकर्ता यानी नॉन स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है ऐसे लोगों से जिनका किसी देश या सरकार से प्रत्यक्ष संबंध न हो, फिर भी वह किसी देश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करते हो। जैसे हूती विद्रोही क्या हैं? इनको कोई देश कहेगा कि हमारे वहां के हैं, भले कोई ईरान सपोर्ट कर रहा हो या इराक सपोर्ट कर रहा हो, उनको मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे कि हमारे वहां के हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? गैर राज्य अभिकर्ता कहलाएंगे। समुद्री डकैती करने वाले, समुद्री पायरेसी जो होती है, ये क्या है? ये गैर राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा है। कितने सारे भारतीय सीमाओं से पाकिस्तान से होते हुए आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं, पाकिस्तान कबूल करता है कि आतंकवादी भेजा है? नहीं करता है ना। तो क्या कहलाएंगे? गैर राज्य अभिकर्ता कहलाएंगे। भले अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सरकार पोषित कर रही हो आतंकवाद को। जैसे उदाहरण स्वरूप हूती विद्रोहियों द्वारा एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, अभी मैंने बताया। इस समुद्री बल का प्रमुख कार्य खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देना, क्योंकि जहां दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक सीमाएं हैं वहां पे इनकी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए हूती विद्रोही हैं, हाईजैक कर रहे हैं, उसी की तस्वीर है ये। संयुक्त समुद्री बल
दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। इसकी स्थापना 2001 में अमेरिका के द्वारा किया गया था और वर्तमान में इसका मुख्यालय बहरीन में अवस्थित है। अन्य प्रमुख कार्यों को समझें तो इसका प्रमुख कार्य नशीले पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती को रोकना है, उससे निपटना है। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, समग्र सुरक्षा और स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, रक्षा क्षमता निर्माण, आवश्यकता पड़ने पर अगर आपदा प्रबंधन करना हो, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से कुछ मानवीय आपदाएं आए तो राहत कार्य भी कर सके। इसके कुछ प्रमुख कार्यबल हैं। कौन कौन से कार्यबल हैं भैया इसके? तो लगभग 5 इसके टास्क फोर्स हैं, जिसमें पहला टास्क फोर्स जो है अरब की खाड़ी के बाहर समुद्री सुरक्षा का संचालन करता है। दूसरा जो है पायरेसी को रोकता है। तीसरा अरब की खाड़ी के अंदर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। चौथी ट्रांसपोर्ट लाल सागर और अर्दन की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा संभालती है। ठीक है, टास्क फोर्स है ये, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। पांचवी जो इसकी टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स, उसका गठन समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है अन्य देशों को। तो फिर ये सीएमएफ जो है, संयुक्त समुद्री फोर्स बल, इसके सदस्य कौन कौन है? तो 2001 में गठन हुआ, अब तक 37 सदस्य हैं। भारत शामिल हो जाएगा तो 38 हो जाएंगे। प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ये पूरा लिस्ट देख लीजिएगा। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। ठीक है, चीन शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, इस सेवा की कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी संभालता है। अब इतना पढ़ लिए, तो अब मैं आपकी जगह होता तो इतने सारे पॉइंट पढ़ने के बाद मैं तुरंत सर्च करता, क्योंकि मैं रक्षात्मक मुद्दे पढ़ रहा था और ये डिफेंस से रिलेटेड मुद्दा था, तो मैं तुरंत भारत अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक संबंध है उसको सर्च करता और पढ़ता। तो आप काहे सर्च करोगे? हम है ना सर्च करके ले आए हैं, तुम तो मेहनत करोगे नहीं, क्योंकि तुमने निर्धारित कर लिया है बच्चों कि जो मिलेगा बस यहीं से मिल जाएगा, मुझे तो कुछ करना नहीं है। तो फिर यूपीएससी भी कहेगा कि मुझे भी अच्छा अभ्यर्थी मिल जाएगा, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो रणनीतिक संबंध को समझ लो और भी कुछ पॉइंट सर्च करो अपने से। भारत और अमेरिका दो लोकतांत्रिक देश हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग समान हैं। यह दोनों ही देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने तथा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग करने के साथ साथ सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। भारत क्या क्या काम कर रहा है भाई अमेरिका के साथ मिलके? तो भारत का इसरो और अमेरिका की नासा आर्टेमिस मिशन में इसरो के माध्यम से अमेरिका के अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रहा है भारत। वहीं क्वांटम कंप्यूटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तथा वायरलेस प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान की सुविधा के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर के संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की हुई है। क्या की हुई है? संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना। भारत विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को व्यापक कर रहा है। इसी के तहत भारत और अमेरिका के बीच 4 रक्षा समझौते हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 4 रक्षा समझौते, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। पहला है बेका, BECA, बेका यानी भू स्थानिक जानकारी के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। दूसरा है गोस्मिया, GSOMIA, गोस्मिया सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता। फिर है लिमोआ, LEMOA, लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी भारत के जहाज अमेरिका में रुक सकते हैं, अमेरिका के जहाज भारत में रुक सकते हैं। फिर है संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता, जिसको कॉमकासा कहते हैं, कॉमकासा एग्रीमेंट। एक और एग्रीमेंट बचा हुआ है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत और अमेरिका के बीच एक और कौन सा समझौता होना है जो अभी बाकी है। भारत और अमेरिका लगातार नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। यह भी इनके डिफेंस सेक्टर का एक सहयोग है, जिसमें वायु युद्ध अभ्यास करते हैं, मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास, फिर युद्ध अभ्यास ही नाम है। भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास होता है उसमें युद्ध अभ्यास भी एक नाम है इनके सैन्य अभ्यास का। वज्र प्रहार, रिमपैक, कोप इंडिया आदि प्रमुख हैं।
वहीं अमेरिका हिंद महासागर में भारत की भूमिका को मानते हुए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क को स्वीकार करते हुए और भारत की महत्ता के कारण और चीन को काउंटर करने के लिए अपने प्रशांत महासागर का नाम, जो कि प्रशांत कमांड था, उसका नाम बदल करके इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया। वहीं जो सिप्री है, अगर प्रमुख रूप से डिफेंस सेक्टर का कोई आंकड़ा आपको इकट्ठा करना हो और मेंस पेपर के जीएस पेपर 2 में आपको लिखना हो, तो सिप्री एक प्रमुख संस्था है जो स्वीडन स्थित स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्टॉक होम, ये होम है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, SIPRI। इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, जो वैश्विक आयात में 11% हिस्सा रखता है। यानी दुनिया के लोग, अलग अलग देश अगर 100 सामान मंगवाते हैं तो 11 सामान भारत मंगवा रहा है। भारत को हथियार आयात करने वाले प्रमुख देशों में यही अमेरिका, रूस और फ्रांस है। और भारत अमेरिका अपने द्विपक्षीय संबंधों में और विकास करने के लिए 2+2 वार्ता करते हैं, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर के जो मंत्री होते हैं दोनों देशों के मिलते हैं, बातें करते हैं। फिर भारत में आर्थिक संबंध क्या अमेरिका के साथ, तो वर्ष 2000 के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 10 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2022 की अगर बात करें तो 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार के साथ भारत अमेरिका का नया और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, अमेरिका भारत का। वहीं अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से है जिनका भारत के साथ व्यापार अधिशेष घाटा रहता है। घाटा, अमेरिका घाटे में रहता है भारत के साथ व्यापार करके। क्यों? क्योंकि भारत का व्यापार अधिशेष ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं और वहां से वो क्या भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं भारत में। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग पूरी दुनिया में सर्वाधिक फैले हुए हैं, भारतीय डायस्पोरा। फिर उसके बाद मैं जानने की कोशिश करता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका मिलकर के किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो भारत और अमेरिका शुरू से एक सामान्य आधिकारिक वैश्विक व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं। स्वतंत्र और निर्बाध रूप से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने की संकल्पना दोहराते रहे हैं। इसी के तहत चाहे क्वाड समूह हो, न्यू क्वाड समूह हो, G20 समूह हो, जैसे कई सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और अमेरिका आपस में मिल करके वैश्विक व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने की दावेदारी जो भारत करता है, उसके लिए भी अपनी सहमति जताता रहा है। अब आपके लिए होमवर्क है कि भारत और अमेरिका के संबंधों की क्या चुनौतियां हैं, अभी क्या चुनौतियां झेल रहे हैं, कौन सा संशय बना हुआ है, इसको आपको समझना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसा कि लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा दिए गए मेंस के प्रश्न का उत्तर लिख के भेज रहे हैं, जिसमें परिहार स्टडी बहुत अच्छा लिख रहा है, अंजलि बहुत अच्छा लिख रही है, फिर उसके बाद 2-3 और बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिख करके मुझे भेज रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका, हर साल 22 लाख जिंदगियां छीन रहा है प्रदूषण। हर साल 22 लाख जिंदगियां प्रदूषण से खत्म हो रही हैं और कहा जा रहा है कि यदि इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए तो भारत में होने वाली इस प्रकार की मौतों में 82% मौतें कम की जा सकती हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम क्या सोचोगे और मैं अगर तुम्हारी तरह अभ्यर्थी रहता तो क्या क्या सोचता? सबसे पहले सोचता कि ये वायु प्रदूषण होता क्या है। दूसरा सोचता वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, वायु प्रदूषण से रिलेटेड क्या नवीनतम आंकड़े हैं, क्या ऐसी प्रणाली है जो वायु प्रदूषण को और बढ़ा रही है, क्या कारण है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी वायु प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा रहा है, ये निरंतर बढ़ते जा रहा है, क्या राष्ट्रीय स्तर पे कोई योजना चलाई जा रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई मानक स्थापित किया गया है प्रदूषण से संबंधित, और ये प्रदूषण से रिलेटेड और क्या आंकड़े हो सकते हैं, ये सभी मैं जानने का प्रयास करता। जैसे सबसे पहले तो आर्टिकल की प्रमुख बातें जान लीजिए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है और वही बता रहा है कि वायु प्रदूषण से भारत में लगातार प्रत्येक वर्ष 21.8 लाख जिंदगियां खत्म हो रही।
यह वैश्विक स्तर पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। वैश्विक स्तर पर अगर समग्र रूप से बात की जाए तो वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग के कारण, यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला के प्रयोग के कारण हर साल करीब 52 लाख लोग मर रहे हैं प्रदूषण से वैश्विक रूप से। या आंकड़े अगर तुम डाल करके वायु प्रदूषण वाले क्वेश्चन को या पर्यावरण असंतुलन वाले क्वेश्चन को शुरू करोगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2019 में 83 लाख लोग मरे। इन सभी में जो असमय मृत्यु से बात की जाती है, मृत्यु की जो असमय मृत्यु हो जाती है, यानी समय से पहले, यह असमय है। आधे से अधिक 52% जो है मृत्यु जो है हृदय संबंधी रोगों से हुई है और उपापचय संबंधी समस्याओं से। इस शोध के अनुसार यह भी पता चला है कि वायु प्रदूषण से होने वाली इन मौतों के कारण 61% मामले जो हैं केवल जीवाश्म ईंधन के कारण घटित हुए, यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला। शोधकर्ताओं के अनुसार यदि मनुष्य द्वारा इसे रोक लिया गया प्रदूषण को तो 82% तक मृत्यु को टाला जा सकता है। सिलेबस से कैसे जुड़ा है नवाज सर बता दीजिए तो जाने। तो नवाज सर की तो यही प्रधानता है भैया कि तुम्हारा दिमाग हिला करके रख देंगे। 2017 के निबंध का पेपर उठाओ, उसमें पूछ रहा है मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हो लेकिन प्रकृति के नियमों का प्रतिरोध नहीं सह सकते। बताओ, प्रकृति ने तुमको पर्यावरण दिया, पेड़ पौधे दिया, जमीन दिया, ऑक्सीजन दिया, तुम प्रकृति को बदले में प्रदूषण दे रहे हो, वनों की कटाई दे रहे हो, जमीनों का क्षरण दे रहे हो, अवैध खनन दे रहे हो। तो प्रकृति का प्रतिरोध जब आएगा तो झेल पाओगे। जोशीमठ धंस रहा है, भूकंप की घटनाएं बढ़ रही हैं, ज्वालामुखी से तीव्रता से नुकसान हो रहा है, वनों में तेजी से आग लग रहे हैं, जीव जंतु तबाह होते चले जा रहे हैं। ये प्रकृति का प्रतिशोध है जो मानव के अवांछनीय प्रयास का बदला है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि प्रकृति के पास मानवीय आवश्यकता के लिए सब कुछ है, लालच के लिए कुछ नहीं। यह भी निबंध पूछ चुका है। फिर 2015 के निबंध का एक और टॉपिक था, वे सपने जो भारत को सोने न दें। ये निबंध यहां भी फिट होगा कि नहीं? जब आप पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा जोड़ोगे इस निबंध में तो आप बताओगे नहीं कि भारत में प्रदूषण के कारण हर साल 22 लाख लोग मर रहे हैं। ये वो सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे रहे। इसके साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टॉपिक में अगर वायु प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन से संबंधित कोई मुद्दा आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, तो आंकड़ों के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिटवीन द लाइन का प्रोसेस नवाज सर, तो सबसे पहले वायु प्रदूषण क्या है? वायु में ऐसे पदार्थ का घुल मिल जाना जो उसे अशुद्ध और हानिकारक बना देते हैं और पर्यावरण और मनुष्य के लिए खतरनाक हो जाता है, इसी अवस्थिति को प्रदूषण कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, जो हमारे लिए प्राण की तरह है, जो शरीर के संचार व्यवस्थाओं को बेहतर रखता है, हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। अगर वातावरण से सोचो कि ये ऑक्सीजन को समाप्त कर दिया जाए और खाली जहरीली गैस और धूल के कण छोड़ दिए जाए तो इसका सीधा सा जवाब है क्या प्रभाव पड़ेगा? यही शोध तो बता रहा है, 22 लाख मृत्यु सालाना, धीरे से धीरे करते करते करोड़ों लोग समाप्त। तो आप कहोगे सर आदमी ही तो मर रहे हैं। जी नहीं, आदमी नहीं मर रहे हैं, मानवीय संसाधन मर रहा है, क्योंकि इन्हीं मरने वाले 22 लाख लोगों में कोई डॉक्टर रहा होगा, कोई इंजीनियर रहा होगा, कोई आईएएस आईपीएस रहा होगा, कोई मजदूर रहा होगा, कोई कल कारखाने चलाने वाला मजदूर होगा, निदेशक होंगे। ये मरे तो इनकी तनख्वाह मरी, तनख्वाह मरी तो सरकार के लिए टैक्स मरा, टैक्स मरा तो सरकार के लिए राजस्व की प्राप्ति घट गई, साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति बदतर हो जाएगी। परिवार गिरा तो समाज गिरेगा, समाज गिरा तो राज्य गिरेगा, राज्य गिरा तो राष्ट्र पे प्रभाव पड़ेगा और फिर सरकार को अतिरिक्त ऋण लेना पड़ेगा विदेशी संस्थानों से देश को चलाने के लिए। बताओ, क्या मृत्यु मानव की सिर्फ मानव की मृत्यु है? राष्ट्र की मृत्यु है। इसीलिए बोलता हूं और आप लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते भी हो, सर आज तक ऐसा टीचर और ऐसा कंटेंट नहीं मिला था और ऐसा बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला था।
ये मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। और मेरे कंटेंट तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए काफी है कि व्यक्ति बात तो सही कह रहा है। अगर यहां से पढ़ लिया तो न्यूज़पेपर की चाह रख ली नवाज सर के साथ मिलकर के, तो मेंस की राह खुल जाएगी। वायु प्रदूषण जहां मानव स्वास्थ्य पर, उसके सोचने समझने और कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव डालता है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, जो कि अभी मैंने गोलाकार सर्कल में आपको समझा दिया। इसके साथ ही साथ वनस्पति जीव जंतुओं की संख्याओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। जंगल की आग ऑस्ट्रेलिया में लगी, कितने सारे कंगारू और कुआला मर गए। उत्तराखंड में आग लग रही है, कितने सारे जंगल जल गए। ब्राजील का विश्व का फेफड़ा कहा जाने वाला ब्राजील के अमेजन जंगल जल रहे हैं, जिसके कारण सरकार को वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए तथा पर्यावरण असंतुलन को कम करने के लिए, यहां असंतुलन है, सही कर लीजिएगा थोड़ा, लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सके, ताकि सरकार पे आर्थिक बोझ ना पड़े। चाहे किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय समस्या हो, इसमें यदि कुछ समस्याएं प्रकृति द्वारा अब मिलती हैं ना, तो अधिकतम मानव और सरकार की गलत नीतियों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इसको अगर जोड़ना हो तो यूपीएससी ने फिर एक निबंध पूछा था कि यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने भारत की समृद्धि को मंथर कर दिया। अब बताइए, वायु प्रदूषण को रोकना तो सरकार का काम है ना, कि वो ऐसे संसाधन बनाए, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर तरीके से बनाए ताकि लोग उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, प्रदूषण कम हो सके। तो ये तो नीति गतिहीनता है ना। और फिर अगर नीति बन भी गई, कानून बन भी गया, तो उसका क्रियान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, यानी ये क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने भारत में स्वास्थ्य सेक्टर को कमजोर किया। लोग मर रहे हैं तो आर्थिक समृद्धि कहां से होगी? तो भारत की समृद्धि को मंथर कर दिया। बताओ जुड़ा कि नहीं निबंध से? कहो बल्ले बल्ले। भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत से कारण है भैया। बढ़ते उद्योग धंधे, बढ़ती आबादी, और बढ़ती आबादी के साथ एक आदमी पे दो दो गाड़ियां, सार्वजनिक परिवहन संचार का बेहतर ना हो पाना, वनों की अंधाधुंध कटाई, परमाणु परीक्षण, अपर्यावरणीय शहरीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण के विपरीत जाकर अनियोजित शहरीकरण करना। अनियोजित है ये, और नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा। अनियोजित शहरीकरण यानी बिना मानक के आधार पे अनियोजित। अंधाधुंध वनों की कटाई, खनिज संसाधन के लिए खनन के लिए अवैध खनन की प्रधानता, यह सभी वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सर्दियों के दिनों में जब उत्तर भारत में धान की कृषि काट ली जाती है फसल, तो उसके बाद उसकी पराली को जलाया जा रहा है, यह भी प्रथा है। सरकार ने क्या प्रयास किए भैया? तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जारी किया था, ग्रैप, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो व्यवस्था चल रही है, पॉड टैक्सी व्यवस्था चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया प्रोग्राम चला रही है सरकार, विशेष छूट दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक परिवहन पर। अब इस सभी पॉइंट को जानने के बाद निष्कर्ष तथा आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर भी आप मुझे लिख करके भेजिए, क्योंकि सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे? यहां आप सिर्फ मुंह तकने आए हो? मैं यहां आपके अंदर जिज्ञासा जगाने आया हूं, आपकी अंतरात्मा को जगाने आया हूं कि जिस तैयारी को आप करते चले आ रहे हो वो भूल है कि आपको सिलेक्शन दिलाएगी। क्योंकि आज यूपीएससी का जीएस पेपर फर्स्ट से लेके फोर्थ हो, ऑप्शनल हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, उन सभी में बिना करंट अफेयर के आप नहीं आगे बढ़ सकते। और मैं बार बार कहता हूं, एक न्यूज़पेपर से आप सभी प्रकार के पेपरों की तैयारी कर सकते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शनल, सबकी। फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में गठन, अधिनियम पारित करके किया गया, इसलिए वैधानिक संस्था है, नई दिल्ली में अवस्थित है, संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हैं उसकी रक्षा यह करता है। मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में। उसी के तहत फिर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। फिर है राष्ट्रमंडल खेल, ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, यानी ब्रिटिश
सत्ता जो थी पूरे भारत में, उपनिवेशिक काल जो था, तो ब्रिटिश सत्ता के अधीन जितने भी देश उपनिवेश थे उसके, जब वो आजाद हो गए तो एक खेल के माध्यम से उनके साथ जुड़ाव रखने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का शुरुआत किया गया। कनाडा में सबसे पहले 1930 में इसका आयोजन हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजन होते आया है। अभी जो है इस का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। 22 अब तक हो चुके हैं, जो कि आपके इंग्लैंड में हुआ था 22वां राष्ट्रमंडल का खेल। लेकिन इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो एशली कूपर नामक एक व्यक्ति थी जिन्होंने कहा था कि सभी ब्रिटानी साम्राज्य के देशों को जोड़ने के लिए एक अखिल ब्रिटानी खेल का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। वर्ल्ड मैप का तड़का, इंडोनेशिया के बारे में पता करिए भैया, राजधानी क्या है, किन किन देशों से सीमा मिलती है और कौन कौन से छोटे सी इसके उत्तर से दक्षिण में अवस्थित हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, उत्तर से दक्षिण जो इंडोनेशिया के आसपास सागर हैं, यहां अंडमान सी है, यहां पे आप साउथ चाइना सी देखिए, यहां इंडियन ओशन, यहां जावा सागर, यहां बांडा सागर, यहां तिमोर सागर, यहां सेलेबीस सी। ये सभी प्रमुख रूप से जानिए। अगर उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम मिलाने के लिए आ गया तो क्या करिएगा, या यही पूछ ले कि निम्नलिखित इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों में कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जकार्ता है। फिर कनाडा के बारे में, हडसन की खाड़ी, लेब्राडोर जल संधि पढ़िए, न्यू फॉकलैंड की जलधारा, पैसिफिक ओशन, अलास्का जलधारा, ये सभी पढ़िए। हडसन की खाड़ी, ये देखिए बे ऑफ हडसन, ठीक है, ये सभी प्रमुख रूप से पढ़ें आप। फिर बेलारूस को देखिए, बेलारूस की राजधानी कहां है, ये कैसे इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से देश इससे सीमा साझा करते हैं, पोलैंड साझा करता है, रशिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, यूक्रेन है। अगला है मेकोंग रिवर सिस्टम, ये चाइना से निकलता है। मेकोंग रिवर सिस्टम चाइना से निकलती है यह नदी। मेकोंग और गंगा सहयोग ये होता है, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकोंग गंगा सहयोग क्या है, तुरंत पढ़िएगा जरा सर्च करके, मेकोंग गंगा सहयोग, ठीक है। फिर ये कौन कौन से राज्यों से होकर, देश से होकर गुजरती है, तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, फिर उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, सबसे गुजरती है ये गंगा रिवर सिस्टम। पता करिए कि मुख्य धारा किन किन राज्यों से गुजरती है। लगभग 5 राज्यों से गुजरती है गंगा नदी। 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। विनंद करु देव, वी का मतलब विष्णु प्रयाग, वी नंद नंद प्रयाग, वी नंद क से कर्ण प्रयाग, रू से रुद्र प्रयाग, देव मतलब देव प्रयाग। ये सभी जगह अलग अलग नदियां आकर के मिलती हैं, जिसके लिए मैंने परिभाषा बनाई थी, शॉर्ट फॉर्म बनाया था, वी नंद करु देव। ये पंच प्रयाग को याद करने के लिए उत्तर से दक्षिण, वी नंद करु देव, वी नंद करु देव। वी का मतलब विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। फिर इसके बेसिन की बात की जाती है तो इसकी सहायक नदियां जिन जिन राज्यों से आके इसमें मिलती हैं तो ये सभी गंगा नदी तंत्र कहलाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मजा आ गया होगा, दिमाग हिल गया होगा, और नहीं हिला हो तो अब भी तुम अपने दिमाग को विकसित करो, क्योंकि तुम लगातार चैट में एक दूसरे को समझने में लगे हुए हो, कंटेंट को, और मेरे पढ़ाए हुए को नहीं समझने के लिए तैयार हो। कैसी लगी आज की क्लास? झकझोर दिया ना दिल को? ऐसे करते हैं बेटा तैयारी यूपीएससी की। मिलिए अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।